हेलो गाइस। तो जैसे कि आप लोगों को भी पता है, अगर आप लोग कोडिंग के इस फील्ड में आए हैं तो आप लोगों को भी पता होगा कि अगर मेरा कोई दो टेक्नोलॉजी होती है, एक फ्रंट एंड होता है, एक बैक एंड होता है। बैक एंड का काम होता है लॉजिक इम्प्लीमेंट करना, देन फ्रंट एंड का काम होता है सिंपल सी एक यूआई बनाना, यूज़र इंटरफेस बनाना जो हमारे यूज़र को दिखे। तो कभी कभी ऐसा होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि हम अपने फॉर्म को फिल करते हैं तो डेटा हमारा सेव हो जाता है, डेटा हमारा आ जाता है, कहीं ना कहीं मुझे दिखने लगता है। तो सिंपली ये टास्क हम कैसे कर सकते हैं, आज हम लोग यह प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं कि हम एक अपने फॉर्म में डेटा को फिल करें और वो किस प्रकार से बैकएंड से इंटरेक्ट करके, एक सर्वर से इंटरेक्ट करके किस प्रकार से हमारी यूआई में रिफ्लेक्ट करता है, किस प्रकार से रेंडर करता है हमारी यूआई में। आज हम इसको देखने वाले हैं। तो सिंपल सी इस चीज़ के लिए मुझे आप लोगों को एक चीज़ पहले बतानी चाहिए कि अगर मुझे अपने फ्रंट एंड का डेटा बैक एंड में सेंड करना है तो उसके लिए हमें एपीआई को जानना होगा। अब एपीआई क्या होती है? एपीआई सिंपल सी एक ब्रिज कह सकते हो। एपीआई क्या होता है कि जो फ्रंट एंड का डेटा जो बैक एंड में जाता है ना, वो किस प्रकार से जाता है, किस रास्ते से जाता है, वो एक रास्ता क्रिएट करता है एपीआई। तो एपीआई ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यूआरएल है, उसके जो लास्ट का एंड पॉइंट है वो चेंज हो जाता है, डेट इज़ अ एपीआई क्रिएट करनी। इसको कहते हैं एपीआई इंटीग्रेशन, यानी बैक एंड फ्रंट एंड को बैक एंड से कनेक्ट करना, यानी एपीआई इंटीग्रेशन करना। तो अब हम देखेंगे कि किस प्रकार। तो इतना तो क्लियर हो गया है कि अगर मुझे फ्रंट एंड से बैक एंड में डाटा भेजना है तो मुझे उसके लिए एपीआई चाहिए ही चाहिए। तो अब हम देखेंगे सबसे पहली बात कि हम ये प्रोजेक्ट रिएक्ट में बनाने वाले हैं। यूआई के लिए बूटस्ट्रैप का यूज़ करने वाले हैं, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख सकते होंगे। अब सबसे पहले हम यहाँ पे रिएक्ट का प्रोजेक्ट एक बनाते हैं। तो आई होप आप लोगों को इतना तो आता ही होगा कि किस प्रकार से रिएक्ट का फ़ोल्डर बनता है, क्या होता है। तो सिंपली हम यहाँ पे नॉर्मल एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं प्रोजेक्ट वन का, या कोई भी फ़ोल्डर क्रिएट कर लो प्रोजेक्ट नाम का। सो यहाँ पे हम इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ से एमडी खोलते हैं और इसको हम बीएस कोड पे खोल लेते हैं, कोड डॉट करके। ठीक है, आई होप आप लोगों को इतना पता होगा। तो यहाँ पे हम ये कोड डॉट करके हमने फोल्डर खोल लिया। अब हम टर्मिनल खोलते हैं तो सिंपली यहाँ पे जाते हैं थ्री डॉट पे और यहाँ टर्मिनल पे क्लिक करते हैं। जैसे हम यहाँ टर्मिनल पर क्लिक करेंगे तो हमारा एक टर्मिनल ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो मेरा एक टर्मिनल ओपन हो गया। अब सिंपली हम यहाँ पे एक फ़ोल्डर रिएक्ट का क्रिएट करते हैं और रिएक्ट का फ़ोल्डर क्रिएट करने के लिए सिंपली हमारी जो कमांड होती है उसको कहते हैं npm। ठीक है, npm क्रिएट बीट। जब हम ये करेंगे npm क्रिएट बीट, जैसे हम ये करके इंटर करेंगे, और आई होप आप लोगों को इतना ज़रूर पता है कि आपका इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए। अगर आपका इंटरनेट कनेक्ट है तो आप लोगों का नहीं चलेगा। तो आई होप कि आप लोगों का इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए। तो मैं ठीक है। अब जैसे हमारा यहाँ जैसे हम यहाँ पे npm क्रिएट बीट करके करेंगे, जैसे हमारा एक प्रोजेक्ट का नेम पूछेगा तो सिंपली हम एक प्रोजेक्ट का नेम दे देते हैं। मान लो हम एपीआई इंटीग्रेशन कर देते हैं, या एपीआई नाम का कोई भी फोल्डर बना सकते हैं, प्रोजेक्ट ही नाम का बना दो, डज नॉट अ मैटर, प्रोजेक्ट। ठीक है, यहाँ इंटर करेंगे और हम किसका यूज़ करने वाले हैं, रिएक्ट का। तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो हम डाउन एरो एंड अप एरो को प्रेस करेंगे तो ये जो कर्सर होगा ऊपर नीचे होगा, और जैसे हम रिएक्ट पे आएंगे इंटर कर देंगे। अब आई होप आप लोगों को इतना तो आता है। मैं जल्दी से फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। अब देखो मुझे तीन चीज़ें दिया गया है, सी डी प्रोजेक्ट, एन पी एम इंस्टॉल, एन पी एम रन डेव। यानी कि जैसे हमारा पूरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, सी डी प्रोजेक्ट। ठीक है, इससे हम क्या करेंगे, इस प्रोजेक्ट के अंदर आ जाएंगे। अब जैसे सी डी प्रोजेक्ट करके इस प्रोजेक्ट के हम अंदर आएंगे, अब सिंपली करेंगे एन पी एम इंस्टॉल, यानी एन पी एम आई। इससे हमारा क्या होता है, एन पी एम इंस्टॉल हो जाता है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा एक प्रोजेक्ट नाम का एक फ़ोल्डर बन के रेडी हो गया है। अब सिंपली हम नॉर्मली एक क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं, इसको सब कुछ क्लीन कर लेते हैं एंड अपना एक फॉर्म बनाते हैं। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे इसको इंस्टॉल होने दो और यहाँ पे हम एक
इस प्रोजेक्ट को एक्सपैंड करते हैं तो इसमें कुछ हमारे मॉडल्स, आई होप आप लोगों को ये सब पता होगा। SRC के अंदर हमारे 3 फोल्डर मिलते हैं, ऐप CSS एंड इंडेक्स CSS। ऐप में आएंगे, ये सारा जो कुछ है इसको हम कर लेंगे डिलीट एंड RFCE, एंड यहाँ पर हम इसको कर लेंगे डिलीट। ठीक है, आई होप आप लोगों को इतना तो पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो मेरा रिएक्ट का वीडियो ज़रूर देखिएगा। सो यहाँ पे हम इनको डिलीट करते हैं, इन CSS को भी डिलीट करते हैं। तो आई होप अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों को रिएक्ट की नॉलेज तो होगी ही होगी। चलो कोई ना, अब यहाँ पे अगर नहीं भी है तो आप एक लेक्चर देख लीजिएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब मुझे इसमें बूटस्ट्रैप की नीड है तो हमको npm i बूटस्ट्रैप, ठीक है, इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो हम जल्दी से इंस्टॉल कर लेते हैं, देर ना करते हुए। देखो हमने इंस्टॉल कर लिया। अब जब जो कुछ भी हम इंस्टॉल करेंगे वो हमारे पैकेज जेसन में दिखेगा, तो हम यहाँ से जल्दी से आकर के देख लेते हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि देखो बूटस्ट्रैप की डिपेंडेंसी वाले सेक्शन में आ गया है। तो यहाँ पे हमारा आ गया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रोजेक्ट को रन करेंगे कि हमारा प्रोजेक्ट चल कैसे रहा है। तो npm run dev, इससे क्या होता है, इस कमांड से हमारा प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट हमारा एक URL देता है। इसको हम कंट्रोल प्रेस करके जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा एक ब्राउज़र पे एक URL जनरेट होगा। यहाँ पे मुझे उस प्रोजेक्ट का आउटपुट दिखेगा। तो हम सिंपली ऐप में कुछ लिख देते हैं माई प्रोजेक्ट। तो देखते हैं कि देखो माई प्रोजेक्ट लिख के आ गया। यहाँ पे देखो माई प्रोजेक्ट लिख के आ गया, यानी कि प्रोजेक्ट हमारा अच्छा से चल रहा है। अब मुझे इस पर बूटस्ट्रैप को इंटीग्रेट करना है। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। अब मुझे इसमें बूटस्ट्रैप को इंटीग्रेट करना है। उसके लिए क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ इंपोर्ट कर लेंगे। अब देखो जैसे हमने बूटस्ट्रैप इंस्टॉल किया था तो नोड मॉड्यूल्स के अंदर एक बूटस्ट्रैप नाम का फोल्डर आया था। सिंपली यहाँ पे बूटस्ट्रैप के अंदर देखो डिस्ट नाम का फोल्डर है, डिस्ट के अंदर एक CSS है, एक GS है। अब इसी को मुझे यहाँ पे इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेंगे किसको, हमारा कौन सा फोल्डर है, बूटस्ट्रैप का फोल्डर है। किसके अंदर है, डिस्ट के अंदर है। डिस्ट के अंदर एक CSS नाम का फोल्डर है, उसके अंदर एक फाइल होगी bootstrap.css। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं दिखा ही दूँ। एक बूटस्ट्रैप, उसके अंदर डिस्ट है, उसके अंदर एक CSS एक GS है। तो अभी हमने CSS वालों को किया है, CSS के अंदर एक bootstrap.css है। आप लोग देख सकते हैं एक्सपेंड करके, अगर आप लोग साथ में बना रहे हैं तो। इसी तरह से बूटस्ट्रैप के अंदर एक डिस्ट फोल्डर है, उसके अंदर एक जावा स्क्रिप्ट नाम का फोल्डर है, और उसके अंदर एक फाइल हमारी होती है जावा स्क्रिप्ट, यानी बूटस्ट्रैप डॉट बंडल डॉट JS। ठीक, तो इतना हो गया। अगर आप लोगों को भी इतना हो गया तो अब हम सिंपली देख लेते हैं कि बूटस्ट्रैप चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो उसके लिए हम एक H1 बनाते हैं एंड उसके अंदर हम कुछ भी एक नॉर्मल से ले लेते हैं। इसके अंदर कुछ हम एक बूटस्ट्रैप की क्लास लगा देते हैं। मान लो हमने बिजी डांसर लगा दिया। आई होप बिजी डांसर, आई होप आप लोगों को, यानी कि बूटस्ट्रैप मेरा चल रहा है, और आई होप कि आप लोगों को बूटस्ट्रैप आता होगा। ठीक है, सिंपली सी हम एक फॉर्म बनाते हैं और कुछ नहीं करते हैं। और फॉर्म का डेटा हमारा रिक्वायरमेंट कुछ ऐसा है, रिक्वायरमेंट हमारा देखो कुछ ऐसा है। कैसा है हम आपको बता ही दें, मेरा रिक्वायरमेंट आखिर है कैसा एक्चुअल में। ठीक है, तो हम सिंपल सा एक बता दें कि हमारा रिक्वायरमेंट कैसा है, तो इससे आसानी हो जाएगी। तो जैसे कि हमारा रिक्वायरमेंट कुछ ऐसा है कि हम एक यहाँ पे इस तरह का एक फॉर्म बनाएंगे नॉर्मली, ठीक है। और यहाँ पे एक हमारा सबमिट बटन होगा, ठीक है। यहाँ पे एक सबमिट बटन होगा और यहाँ पे कुछ उसके फील्ड्स होंगे, यहाँ पे उनके फील्ड होंगे, ठीक है। और ये सबमिट बटन होगा। जब हम इस पर क्लिक करें, जब हम इस पर क्लिक करें, ठीक है, तो और हम एक बनाएंगे यहाँ पे जिसमें हमारा दिखेगा आउटपुट, यानी कि जो हम डाटा फिल करेंगे वो डेटा, यानी कि कहने का मेरा मतलब ये है कि जो इसमें हम डेटा फिल करेंगे, ठीक है। मान लो यहाँ पे मैंने कुछ डेटा फिल किया, नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है, जो कुछ भी मैं फिल करूँगा, तो जैसे हम बटन पे क्लिक करें, ठीक है, जैसे ये वाला डेटा उठ करके यहाँ पे हमें एज अ लिस्ट में दिखना चाहिए। जैसे यहाँ पे एक लिस्ट बन जाए इस तरह की, ठीक है। इस सेक्शंस में हमें हमारा नाम दिखना चाहिए, ईमेल दिखना चाहिए, जो जो मैं डालूँगा यहाँ पे, और सबमिट पे क्लिक करें, मुझे यहाँ पे मिल जाए।
तो जो यहाँ से डेटा यहाँ तक उठ के जाता है, ठीक है, तो यानी कि कहा गया है कि जो इनके बीच जो कनेक्शन करता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं सिंपली एपीआई। क्या कहते हैं? एपीआई। ठीक है, जो इनके बीच कनेक्शन स्थापित करता है उसको हम सिंपली कहते हैं एपीआई। ठीक है, तो सिंपली हमारे पास एक एपीआई है और यहाँ पे हम इस वाले फॉर्म में डेटा फिल करेंगे तो हमारा यहाँ पे दिखना चाहिए। मेरा रिक्वायरमेंट कुछ ऐसा है। ठीक है, तो हम नॉर्मली इसको हम एक साइड में कर लेते हैं एंड यहाँ पे आ जाते हैं अपने ऐप में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने फॉर्म को बनाएंगे। फॉर्म में मेरा क्या होना चाहिए, नेम होना चाहिए, ईमेल होना चाहिए एंड पासवर्ड होना चाहिए। 3 चीज़ें मेरी रिक्वायरमेंट हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बूटस्ट्रैप का यूज़ कर रहे हैं, तो बूटस्ट्रैप से फॉर्म बनाने के लिए या तो फिर हम बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे जाके फॉर्म को कॉपी करके यहाँ पे लाए, लेकिन हम नॉर्मली बनाएंगे क्योंकि एज आई एम अ बिगनर्स। ओके, तो सिंपली हम एक यहाँ पे डिव कंटेनर, ठीक है, कंटेनर आपका एक डिव बना लेते हैं और हम कंटेनर फ्लूइड नाम का डिव बना दो। ठीक है, और या तो फिर हाँ कंटेनर फ्लूइड नाम का डिव बना दो और उसके अंदर एक डिव बना दो रो नाम की। ठीक है, इसके अंदर हमारे 3 डिव और बनने चाहिए। ठीक है, इसके अंदर हमारे 3 डिव और बनने चाहिए। कॉल एस एम आई थिंक 1 के बना लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक, और जो बीच वाला है वो 10 कर दो। ठीक है, आई होप आप लोगों को इतना कुछ आता ही होगा। जो ये बीच वाला है इसके अंदर मुझे एक फॉर्म बनाना है। ठीक है, तो सिंपल सा कुछ नहीं करना है, इसको थोड़ा पैडिंग से टॉप दे दो, PT4 दे दो एंड सॉरी MT4 तो ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोगों को, या तो फिर इसमें ना देखे कंटेनर में दे दो, ये भी सही है। तो हम यहाँ पे इसको ना दे करके कंटेनर में दे देते हैं MT4। ठीक है, और यहाँ पे हम एक H1 बनाते हैं और जिसमें ले लेते हैं लॉगिन फॉर्म। ठीक है, लॉगिन फॉर्म। ठीक, और अब एक और हम डिवीज़न बनाते हैं कि अभी हम फॉर्म टैग बना दें और सिंपल सी एक फॉर्म टैग बनाएंगे। अब इस फॉर्म टैग के अंदर सिंपल सा फॉर्म टैग बनाएंगे, इसमें हम इनपुट लिख देंगे। ठीक है, इनपुट यहाँ पे हमारा नेम होना चाहिए, तो नेम के लिए हम प्लेस होल्डर लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे इंटर योर नेम। अब थोड़ी एक क्लास लगा देंगे, क्लास भी लगा दो यार, क्योंकि अब जब यूज़ कर ही रहे हो फॉर्म कंट्रोल। ठीक है, सॉरी कंट्रोल होता है, स्पेलिंग आप लोग देख लेना, कंट्रोल। ठीक है, ये हमारा एक उसका फॉर्म हो गया और ये एक हमारा ईमेल का हो गया और यहाँ से ईमेल का हो गया। अरे यार इसको नहीं करना चाहिए था, जल्दी में बहुत कुछ हो जाता है, बट कोई ना, आप लोग आराम से करिएगा। और ये पासवर्ड का हो गया। ठीक है, ये भी एक पासवर्ड का हो गया। और यहाँ पे जो ये हमारे हैं इन सबको तुम दे दो मार्जिन बॉटम, आई थिंक 3 का दे दो। और एक और काम कर लो, जो ये वाला है इसके अंदर का पैडिंग 3 कर दो और इसको कर दो क्लास टेक्स्ट सेंटर कर दो। आई थिंक अब देखते हैं रन करा करके, तो कुछ फॉर्म हमारा इस तरह का आया है। देखो तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा आ गया है, यहाँ से देखो यहाँ तक आ गया है। तो इसको हम थोड़ा छोटा और कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे जो एक एक लिखा हुआ, जो 1 1 लिखा हुआ है, इसको हम कर देते हैं 3 3 का, और जो ये 10 लिखा हुआ है इसको हम कर देते हैं नॉर्मली 6 का। अब देखो थोड़ा सा सही आया है, बट अभी भी थोड़ा सा और, तो आई थिंक 6 को 5 का कर दो, या तो फिर एक काम करो कंटेनर फ्लूइड हटा दो, बस थोड़ा सा ही हो जाएगा। नॉर्मली अभी भी कुछ गए सही है, तो एक काम करो यहाँ पे 3 और जो यहाँ 3 लिखा है इसको कर दो 4 4, इसको भी 4 कर दो, यानी अब थोड़ा सही है। अब देखो जो लॉगिन फॉर्म इसको थोड़ा हेडिंग वाइज है ना ये, तो इसको थोड़ा
3 कर दो और इसके बीच में थोड़ा स्पेस दे दो, MT3, तो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। देखो अभी मुझे बटन भी तो बनाना है, चाहे आप नॉर्मली बटन बना लो। सबमिट सबमिट नाम का एक बटन बना लेते हैं, ठीक है। इसमें प्लेस होल्डर की कोई नीड नहीं होती है हमें, तो इसमें का प्लेस होल्डर हम हटा देते हैं। एंड फॉर्म कलर मोटम सही है, ठीक है। ये नॉर्मल बटन को थोड़ा कलरदार करते हैं, क्यों ना, है ना। तो यहाँ पे हम बिजी इन्फो शायद दे दें, आई थिंक ये अच्छा रहेगा। हाँ ठीक है। और जो ये, अरे यार यूआई तो अब बना ही लोगे। स्पेन स्पेन के अंदर हम ये फॉर्म दे देंगे और यहाँ पे क्लास, और यहाँ पे क्लास टेस्ट इन्फो दे देंगे। तो कुछ इस तरह का हो गया। आई होप ज़्यादा अच्छा नहीं बना है, बट सही बना है, कोई ना। अब हम चाहते हैं कि इस फॉर्म के अंदर जो डेटा हम फिल करें और जैसे फॉर्म पे सबमिट करें, तो मुझे यहाँ पे टेबल दिखनी चाहिए और उस टेबल में हमारा पूरा डेटा रेंडर होके दिखना चाहिए। हमारा रिक्वायरमेंट कुछ ऐसा है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले इस फॉर्म का डेटा पढ़ना पड़ेगा। तो फॉर्म को डेटा को पढ़ने के लिए हम नॉर्मली पहले इसका वैलिडेशन करेंगे कि हम चाहेंगे कि कोई यूज़र खाली इम्पटी ना भरे फॉर्म को, ऐसी वैसी कुछ हरकतें ना करे, करेक्टर में ही भरे, नंबर से। सिंपल सा फॉर्म वैलिडेशन करेंगे। तो फॉर्म वैलिडेशन करने के लिए एक लाइब्रेरी होती है, दिस इज़ गुड, npm फॉर्म रिजॉल्वर, ठीक है। तो सबसे पहले हम कुछ नहीं करेंगे, नॉर्मली यहाँ पे जाएंगे, क्योंकि याद मुझे कुछ नहीं करनी है। यहाँ पे जाएंगे npm फॉर्म रिजॉल्वर, ठीक है। इसको सर्च करेंगे और जो सबसे पहले वाली लिंक आती है इस पर हम क्लिक करेंगे। और देखो ये जो डॉक्यूमेंटेशन होता है वो npm का होता है। npm का मतलब होता है नोड पैकेज मैनेजर, यानी ये एक पैकेज होता है हमारी लाइब्रेरी का, ठीक है। इसमें सारी लाइब्रेरी होती हैं, जैसे प्ले स्टोर होता है ना हमारे डेटा एप्लीकेशंस का एक लाइब्रेरी सिस्टम, सेम उसी प्रकार से होता है हमारी जो ये लाइब्रेरी होती हैं जितनी भी npm की, सारी इस पैकेज में इस मतलब वेबसाइट पे अवेलेबल होती हैं। तो सबसे पहले देखो npm हुक फॉर्म, इसको मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा। देखो साफ साफ लिखा हुआ है इंस्टॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे सब दिया हुआ टाइप स्क्रिप्ट से किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जोड को लगा के किस प्रकार से, बट हम जोड को यूज़ कर नहीं करेंगे, हम यप का यूज़ करेंगे। तो सिंपली यहाँ पे हम आएंगे, देख लिखा होगा क्विक स्टार्ट, यहाँ पे यप का यूज़ करके बताया गया है। तो यहाँ पे सिंपली हम ये जो हमारा पूरा फॉर्म बना हुआ है, ये पूरा एग्जाम्पल बना हुआ है, हम सिंपली यहीं से ला के सारा वैलिडेशन कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। तो हम यहाँ पे आएंगे अपने टर्मिनल पे और कंट्रोल C करेंगे, जिससे जो प्रोजेक्ट चल रहा था उसको टर्मिनेट कर दिया गया है, यानी उसको बंद कर दिया गया। अब जैसे हम बंद करेंगे कुछ इस तरह का आ जाएगा। यहाँ पे हम सिंपली यहाँ पे आएंगे अपने प्रोजेक्ट में और ठीक है टर्मिनेट करेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे npm i, और जो वहाँ पे था इसको इसी को चाहे कॉपी कर लो आप यहाँ से यहाँ तक, सॉरी यहाँ से यहाँ तक नहीं, यहाँ से यहाँ तक, या तो फिर नॉर्मली आप लिख लो, बिकॉज मैं लिखूँगा रिएक्ट हुक फॉर्म, एक होता था हमारा यप, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे इंस्टॉल कर लेंगे। जैसे हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे तो हम आके डिपेंडेंसी में देखेंगे, मैंने बताया था ना कि अगर कोई भी फाइल्स अगर डाउनलोड होंगी तो हम कहाँ पे आएंगे, यहाँ डिपेंडेंसी में आएंगे और यहाँ देखेंगे। देखो रिएक्ट हुक फॉर्म है, हुक फॉर्म रिजॉल्वर है, ये भी, यानी ये सब डाउनलोड हो गई हैं, इंस्टॉल हो गई हैं। अभी के लिए हम इस फोल्डर को कोलैप्स कर देते हैं जिससे मुझे सही से क्लियरली दिखे, और यहाँ पे हम CLS करते हैं। एंड इतना करने के बाद यहाँ पे हम npm रन डेव करते हैं, जिससे हमारा सर्वर फिर से स्टार्ट हो जाए और हम इसको रन करा के देख सकें। तो यहाँ पे हमारा सर्वर दोबारा स्टार्ट हो गया है, ये वाला हम बंद कर देते हैं एंड ये वाला हम यूज़ करते हैं। तो अब हम सबसे पहले इसका वैलिडेशन करेंगे। तो वैलिडेशन करने के लिए सबसे अच्छा
हम ऐप में अपने आएंगे, ठीक है। और ऐप में हमें मुझे अब इसमें वैलिडेशन करना है फॉर्म में। तो कुछ नहीं करना है, मुझे बस केवल इस वाली वेबसाइट पे जाना है और देखो यहाँ पे कौन सा जो स्कीमा लिखा है इसको यहाँ से हम कॉपी, सबसे पहले कोई चीज़ इंस्टॉल करते हैं तो उसको इंपोर्ट करना होता है, तो इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे और इसको हम सबसे हेडर पे इंपोर्ट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो ऐप बना हुआ है, ऐप के देखो ऊपर स्कीमा एक बनी हुई है। अब स्कीमा किस लिए क्रिएट की जाती है, यानी कि जो हमारा वैलिडेशन किया गया है उसको कैसा होना चाहिए, वो रिक्वायर्ड होना चाहिए, ईमेल होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, इतना हम कर लेंगे। अब इसके बाद हम जाएंगे अपने इसमें फॉर्म में हम क्या क्या फिल लिए हैं हम उसको देखते हैं। तो ये टेक्स्ट लिए हैं, ईमेल लिए हैं, पासवर्ड लिए, यानी 3 फिल हमने लिया है। तो नेम हमने लिया है, एक हमने ईमेल लिया है और एक हमने पासवर्ड लिया है, ठीक है। तो पासवर्ड हमने लिया है, सही से लिख लो स्पेलिंग। अब जो नेम होना चाहिए उसको भरना तो ज़रूरी है, और साथ ही साथ इसके मिनिमम कैरेक्टर होने चाहिए, यानी कम से कम अगर कोई यूज़र भरे तो 2 मिनिमम नेम, तो 2 कैरेक्टर का तो भरे ही भरे, और मैक्सिमम अगर भरे तो मैक्सिमम 20 कैरेक्टर का भर सकता है, ठीक है। और इसी तरह सेम हमारा जो ईमेल वाला है, तो ईमेल में इतना कोई वो नहीं है तो डॉट ईमेल लिख दो, क्योंकि ईमेल में ऑलरेडी एक फंक्शन होता है, ठीक है। पासवर्ड में तो उसके लिए मैच लगाना पड़ेगा, तो वो अभी के लिए आप जब थोड़ा और स्ट्रॉन्ग हो जाओगे इसमें तो आगे चल के मैच फंक्शन लगा करके एज अ रिजेक्स के थ्रू पासवर्ड में हम वैलिडेशन कर लेंगे। तो अभी के लिए हम इतना देखते हैं एंड इसके बाद हम अपनी लाइब्रेरी में आते हैं और देखो ऐप के बाद यहाँ पे हमें कुछ फॉर्म से मुझे कुछ मिल रहा है, यानी एक दो चीज़ें मिल रही हैं। देखो, एक हैंडल सबमिट मिल रहा है, एक रजिस्टर मिल रहा है। तो सिंपली हम इसको कॉपी कर लेंगे। तो इसको आप नॉर्मली भी कर सकते हैं, बट अगर कोई चीज़ जल्दी करना है ना तो उसके लिए थोड़ा तो कॉपी पेस्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें भी याद नहीं करनी होंगी। हम लोग जब भी बैकएंड डेवलपर बनेंगे ना तो कुछ बहुत चीज़ें होती हैं हमें याद नहीं करनी पड़ती हैं, हमें नॉर्मली यही चीज़ कुछ नहीं अगर आता है तो उसे नॉर्मली सर्च कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक काम कर लिया। अब देखो यहाँ पे पेस्ट कॉपी भी करना तो सही से करना, ऐप के नीचे यानी फंक्शंस के अंदर मुझे इसको पेस्ट करना है और इसको फंक्शंस के ऊपर पेस्ट करना है, जैसे इसमें किया गया है, ठीक है। अब देखो जब भी ये रजिस्टर होता है ये क्या करता है, एक इनपुट फाइल देता है, यानी जो ये वैल्यू होती है इनपुट की वैल्यू इनको गेट करके देता है, ठीक है। जो ये रजिस्टर होता है, और जो हैंडल सबमिट होता है ये क्या करता है, ये पूरे इनपुट फॉर्म को, ये पूरे फॉर्म को हैंडल करता है कि जब फॉर्म को क्लिक किया जाए तो रजिस्टर से मुझे क्या चीज़ मिलनी चाहिए। तो उसके लिए देखो यहाँ पे एक फॉर्म बनाया गया, उसके अंदर एक ऑन सबमिट नाम का एक इवेंट ट्रिगर किया गया है। तो ऑन सबमिट नाम के जो, अरे यार इस कॉपी क्यों नहीं हो रहा है, यहाँ पे हम इसको ले लेंगे, ठीक है। और सबसे पहले यहाँ पे लेकर के जो फॉर्म वाला फील्ड है इसके अंदर हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो हैंडल सबमिट से कंसोल डॉट लॉग किया गया है, इसको अभी हम छोड़ देंगे। और यहाँ पे जो रजिस्टर है देखो एक नेम फील्ड लिया गया है, तो इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे हम। पूरा करना है कॉपी, छोड़ना मत, कुछ नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे इसको सिंपली पेस्ट कर देंगे, इसको भी पेस्ट कर लेंगे और इसको भी यहाँ पेस्ट कर देंगे, तीनों इनपुट फील्ड में पेस्ट कर देंगे। अब ध्यान देने वाली बात ये है, हमने यहाँ पे 3 फील्ड लिए हैं, नेम, ईमेल, पासवर्ड, और हमने जो इनपुट में रजिस्टर एक में नेम रखा है। अब यहाँ पे देखो एक हमारी ईमेल है, तो यहाँ पे हम एक ईमेल रखेंगे ईमेल वाले में, ठीक है। और जो पासवर्ड है उसमें हम पासवर्ड रखेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई है। अब सिंपली हम नॉर्मली देखेंगे कंसोल में मुझे डाटा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, यानी कि जब हम फॉर्म पे सबमिट करें, ठीक है, जब हम फॉर्म पे सबमिट करें तो ये वाला फॉर्म चलना चाहिए, इसमें से मुझे डी यानी एक एक्चुअल पैरामीटर मिलना चाहिए, वहाँ से कंसोल एक टी मिलना चाहिए। तो सिंपल से हम इतना बात कर लेते हैं। तो नॉर्मली हम पहले देख लेते हैं कंसोल में कि मुझे डेटा एक्चुअल में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्योंकि एरर आना बहुत ज़रूरी है, अगर एरर नहीं आएगी तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो अभी के लिए यहाँ पे देखो जो यहाँ पे नंबर है इसको स्ट्रिंग करना पड़ेगा, क्योंकि जो ईमेल होती है वो स्ट्रिंग में होती है और पासवर्ड भी मतलब कैरेक्टर में भी होती हैं, तो ये ज़रूरी है, ठीक है।
तो देखो यहाँ पे मेरा ये जो फॉर्म है, अगर मैं इसको फिल करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे डेटा कंसोल में मिलना चाहिए, कुछ भी मुझे मिलना चाहिए। नॉर्मली अगर हम कुछ भी लिख देते हैं और यहाँ @ लगा देंगे gmail.com, सबमिट करें तो मुझे कुछ डेटा मिलना चाहिए। तो देखो मुझे कुछ डेटा यहाँ पे मिल रहा है, यानी एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है। उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक ईमेल, एक नेम, एक पासवर्ड नेम की मिल रही है। ठीक है भाई, मिल रही है, अच्छी बात है, मिलनी भी चाहिए। तो नॉर्मली यहाँ पे हम console.log की हैं, डाटा मिल रहा है, बट हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि ये गुड तरीका नहीं है। सबसे पहले अगर मुझे इसको हैंडल करना है तो हम यहाँ पे एक फंक्शंस क्रिएट करेंगे। तो हम यहाँ पे नॉर्मल एक एरो फंक्शंस क्रिएट कर लेते हैं। किस नाम का? फॉर्म सबमिटेड नाम का। अरे फॉर्म सबमिट का एक एरो फंक्शंस यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, अब जो ये फॉर्म सबमिट का हम यहाँ एरो फंक्शंस क्रिएट किए हैं, जब हम कंसोल करें, ठीक है, जब हम कंसोल करें, यहाँ से यहाँ तक मुझे हटाना है और सबसे पहले कंसोल को हटा दो, सबसे अच्छा काम है। और जब ये एक पैरामीटर है तो इसको हम कॉल कर देंगे। अब जब यहाँ से एक पैरामीटर डी ले रहे हैं तो यहाँ से एक हम एक्चुअल पैरामीटर लेंगे। तो यहाँ पे जब हम पैरामीटर एक ले लेंगे, यहाँ जब हम जो ये पैरामीटर ले लेंगे तो यहाँ पे मैं एज अ रिसीव करेंगे फॉर्मल पैरामीटर को, तो डेटा के थ्रू रिसीव करेंगे। और अगर अब हम लॉग करा कर देखेंगे तो और डेटा को अगर प्रिंट करेंगे तब भी मुझे यही मिलना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम रिफ्रेश करेंगे एंड कुछ भी हम प्रिंट करेंगे। और यहाँ पे gmail @ कुछ भी आप कर लो, ठीक है। और देखो हमारा डेटा मिलना चाहिए, देखो मिल रहा है, वाह, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि जब हम डेटा को फिल करें तो यहाँ पे पूरा रीसेट हो जाना चाहिए। तो उसके लिए भी एक होता है, तो उसके लिए एक हमारा क्या होता है, एक इसी में से जो यूज़ फॉर्म है उसी में से एक निकाला जाता है रीसेट नाम का एक वेरिएबल निकाला जाता है। और जब हमारा फॉर्म सही से सबमिट हो जाए तो हम रीसेट को एज अ फंक्शन कॉल कर देंगे। ठीक है, इतने बात क्लियर है। तो यहाँ से अगर हम देखें और यहाँ पे अगर हम कुछ भी लिखें तो देखो जैसे हम इसमें @gmail.com होगा क्योंकि मैंने जीमेल रखी, और जैसे हम क्लिक करेंगे तो मेरा डेटा साफ़ हो गया एंड यहाँ पे मेरा डेटा आ गया है। अब देखो इतनी बात तो क्लियर। अब हम चाहते हैं कि जो हमारा डेटा आ गया है इसको हम चाहते हैं कि कहीं स्टोर कर दें, लेकिन हम चाहते हैं कि कोई एपीआई इंटीग्रेशन के थ्रू इसको स्टोर करें। तो अभी के लिए हम देखते हैं कि किस प्रकार से नॉर्मली इसको कर सकते हैं। इसका एक तरीका ये है कि आप यहाँ पे जाइए, एक स्टेट बनाइए, एक वेरिएबल्स क्रिएट करिए, एक यूज स्टेट क्रिएट करिए, उसमें इस डेटा को एज अ बाइंड कर दीजिए। ठीक है, अब जो डेटा बाइंड किया गया है, यानी जो डेटा रखा गया है इसमें, ठीक है, अब उसी को एक मैप के थ्रू यूनोडेट की प्रिंट करा दीजिए। सबसे अच्छा तरीका ये है, ठीक है। तो ये एक फ्रंट एंड डेवलपर का काम होता है, बट हम लोग क्या है, बैक एंड डेवलपर बनने वाले हैं, तो उसके लिए हमें एपीआई चाहिए। तो एक हम फेक जेएसवन सर्वर बना लेते हैं, ठीक है। फेक जेएसवन सर्वर बना करके एक एपीआई हमें मिल जाती है। अब एपीआई क्या होती है, जैसे कि हम तुमको दिखाएं, तो एक ये मैंने फेक सर्वर बनाया हुआ है, ठीक है। तो जब मैंने एक फेक सर्वर बनाया तो ये एक यूज़र नाम की मैंने की बनाई है, उसमें हमने एक नॉर्मली एक डेटा इंसर्ट किया है, एक टास्क नाम की, और तो उसमें एक मैंने डेटा इंसर्ट किया है। सिंपली यहाँ पे जब मैं इस सर्वर को रन कराऊंगा तो देखो यहाँ पे मेरी टास्क 1 और एक यूज़र नाम की दो यूआरएल मिलते हैं। इनको हम कहते हैं एपीआई, ठीक है, इन्हीं को हम कहते हैं एपीआई। तो जब भी हम मुझे काम होता है इनका तो हम यहाँ से उठा लेते हैं। तो नॉर्मली यहाँ से अगर आप लोगों को जेएसवन सर्वर बनाना नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं इस पर भी एक लेक्चर बना दूंगा। तो यहाँ से हम इसको कमेंट करेंगे, इसको करेंगे। और ये ज़रूर इंश्योर करना कि जो ये नेटवर्क होना चाहिए, जो ये फाइल होनी चाहिए, ये रन होनी चाहिए, यानी ये चलती रहे फाइल। अगर ऐसा नहीं है तो हमारा काम नहीं हो पाएगा, तो ये फाइल चलती रहनी चाहिए। अब यहाँ पे आएंगे हम और सिंपली हमें डेटा तो मिल रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, मिलना भी चाहिए डेटा, क्यों नहीं मिलना चाहिए। अब सिंपली अगर मुझे कोई भी डेटा लिखना है तो मान लो मुझे अगर कोई भी सॉरी
अगर मुझे यहाँ पे कोई भी डेटा लेना है, सबसे पहले अगर हमने एक फेच मेथड पढ़ा था जिसका काम होता है एपीआई को इंटीग्रेट करना। तो एक हमारा फेच मेथड होता है जिसका यूज़ करके हम एपीआई में डेटा को सेंड करते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक फेच एपीआई, एक फेच नाम का कीवर्ड होता है जावास्क्रिप्ट में, इसका यूज़ करेंगे और उसके अंदर हमारे दो पैरामीटर्स होते हैं। एक पैरामीटर होता है यूआरएल डालने का और दूसरा पैरामीटर होता है एज अ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जो पहला पैरामीटर होता है हमारा, पहले पैरामीटर में थोड़ा बड़ा कर, थोड़ा जूम कर लें जिससे आप लोगों को अच्छे से दिखे। तो जो पहला ये पैरामीटर होता है इसमें हम अपना क्या करते हैं, यूआरएल डाल देते हैं। ठीक है, इसमें हम अपना यूआरएल डाल देते हैं। और जो दूसरा मेथड होता है उसमें हम बताते हैं कि हमें करना क्या है एक्चुअल में, हमें डेटा को भेजना है या डेटा को सर्वर से लाना है या फिर डिलीट करना है, तो फिर अपडेट करना है। तो ये चार चीज़ें होती हैं सिंपली बैकएंड में, डेटा को अपडेट करना, डिलीट करना एंड डेटा को क्रिएट करना एंड डेटा को मतलब फिर वही चार चीज़ें होती हैं कार्ड ऑपरेशन। ठीक है, क्रिएट, अपडेट, डिलीट एंड फेच करना। तो सिंपली जो डेटा होता है हमारा, इस पे हम किस प्रकार से काम करते हैं, तो हमें ये यहाँ पे मेथड के थ्रू बताना होता है। अब हमारे डेटा को गेट करने के लिए, डेटा को क्रिएट करने के लिए, डेटा को डिलीट करने के लिए, डेटा को अपडेट करने के लिए हमारे एक कुछ HTTP मेथड्स होती हैं जिनके थ्रू हम बताते हैं कि डेटा को हम किस प्रकार से, डेटा पर काम करना चाहते हैं, उसको भेजना चाहते हैं, उसको डिलीट करना चाहते हैं, उसको अपडेट करना चाहते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो जो गेट मेथड होता है, गेट मेथड से क्या करते हैं हम, डेटा को, जो हमारा गेट मेथड होता है, एक गेट होता है। ठीक है, एक हमारा होता है पोस्ट और एक हमारा होता है पुट। ठीक है, या तो फिर पैच होता है। ठीक है, नॉर्मली ज़्यादातर पुट यूज़ होता है और एक होता है हमारा डिलीट। अब जो गेट होता है इससे डेटा क्या करते हैं, हम लेके आते हैं सर्वर से, यानी सर्वर पे ऑलरेडी डेटा हमारा स्टोर होगा, उस डेटा को हम गेट करेंगे यानी लेके आएंगे। पोस्ट क्या करता है, पोस्ट सिंपली करता है कि जो डेटा हमारा फॉर्म में है उस डेटा को किस प्रकार से सर्वर पर सेव करना है, इसके लिए हम पोस्ट का यूज़ करते हैं। पुट का सिंपली किस लिए यूज़ करते हैं, अगर हमारा डेटा ऑलरेडी सेव्ड है, उस डेटा को अगर मुझे अपडेट करना है तो उसके लिए सिंपली हम पुट मेथड का यूज़ करते हैं। एक होता है हमारा डिलीट, डिलीट के नाम से ही पता चल रहा है कि अगर डेटा सर्वर में, डेटा अगर सेव है, डेटाबेस में अगर डेटा सेव है, उस डेटा को डिलीट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। तो सिंपली हम क्या कर रहे हैं, डेटा को भेज रहे हैं अपने फॉर्म में। तो जब डेटा को हम भेजते हैं तो उसके लिए हम मेथड क्या यूज़ करते हैं, पोस्ट मेथड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे एक हम फेच मेथड यानी फेच कीवर्ड के अंदर एक हम यूआरएल लेते हैं एज कामा, फिर उसके अंदर एक हम ऑब्जेक्ट लेते हैं। अब उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक हमारी की होती है मेथड नाम की। अब उस मेथड में हम बताते हैं कि हमारा जो मेथड कैसा होना चाहिए, तो हमारा मेथड पोस्ट होना चाहिए क्योंकि हम डेटा को भेजना चाहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से पोस्ट मेथड हो गया। ठीक है, अब जब भी हम डेटा को भेजते हैं तो हमारे दो तरह के डेटा होते हैं। एक तो हमारा कुछ इमेजेस होती हैं, इमेजेस का मतलब होता है उसका बहुत ज़्यादा उसके पिक्सल्स होते हैं, तो डेटा काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, काफ़ी ज़्यादा लार्ज होता है, तो वो डाटा दूसरे फॉर्मेट में जाता है। जो ये डेटा होता है, जो नॉर्मली डेटा होता है, जेसन फॉर्मेट में जाता है, ये छोटा डेटा होता है। तो इसको भेजने के लिए हम इसका कॉन्टेक्स्ट टाइप बताते हैं, इसका कंटेंट टाइप क्या होना चाहिए। ठीक है, एक होता है मल्टी स्लैश फॉर्म डेटा और एक होता है हमारा नॉर्मली यही एप्लीकेशन स्लैश JSON डेटा। ठीक है, तो हम इसका जो कॉन्टेक्स्ट टाइप बताते हैं उसको हम कहते हैं हेडर्स, यानी जो हम, अगर आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा, आई होप आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, आई नो, बट कोई ना, आप बस इतना जान लीजिए कि ये कोई फेच होता है, फेच एज अ जावास्क्रिप्ट का ऑलरेडी बुल्ट इन फंक्शंस होता है। इसके अंदर ये इसका काम होता है सिंपली डेटा को यानी एपीआई को मैनेज करना, एपीआई से बैकएंड को फ्रंटएंड से जोड़ना, इसका सिंपली ये काम होता है। ठीक है, इसके अंदर हम कोई भी एपीआई देते हैं तो ये सिंपली बैकएंड को जोड़ देता है। अब उस कीवर्ड में मैं दो पैरामीटर पास करती, सबसे पहला एक यूआरएल और दूसरा हम
उस चीज़ को उस यानी दूसरा एक ऑब्जेक्ट पास करते हैं, उस ऑब्जेक्ट में हम कुछ चीज़ें पास करते हैं, जैसे कि मेथड कीवर्ड एक पास करते हैं। तो मेथड का मैंने बताया था कि जब हम डाटा को भेजते हैं, डिलीट करते हैं, अपडेट करते हैं, तो उसके लिए मेथड बताने पड़ते हैं, ठीक है। और हेडर्स टाइप एंड डेटा बहुत लार्ज है या फिर छोटे फॉर्मेट में है, उसको बताने के लिए हम हेडर्स का यूज़ करते हैं। हेडर एज ऑब्जेक्ट लेता है एंड उसके अंदर हेडर एज, ठीक है। तो हेडर एज ऑब्जेक्ट लेता है, सॉरी, यहाँ हेडर एज ऑब्जेक्ट लेता है एंड उसके अंदर हम बताते हैं कि जो कंटेंट टाइप क्या होना चाहिए, इसका जो कंटेंट टाइप होना चाहिए वो होना चाहिए एप्लीकेशन हाइफन जेसू, ठीक है। तो इतना आप लोगों को एप्लीकेशन, ठीक है, इसका कंटेंट टाइप क्या होना चाहिए, एप्लीकेशन से होना चाहिए। अब जब भी हम डेटा को भेजते हैं तो हम डेटा को किस प्रकार से भेजेंगे, तो डेटा को भेजने के लिए मुझे बताना पड़ेगा ना कि डेटा किस प्रकार से भेजेंगे। तो जब भी कोई भी जेसोन डेटा जाता है वो बॉडी में जाता है हमेशा। आगे चल के हम और भी देखेंगे कि पैरम्स क्या होता है, ठीक है, पैरम्स में किस प्रकार से डेटा भेजते हैं। बट अभी के लिए क्वेरी स्ट्रिंग में डेटा किस प्रकार से भेजते हैं, बट अभी के लिए हम पैरम्स में ना देख कर के बॉडी में किस प्रकार से डेटा को सेंड करते हैं। तो सिंपली एक हमारा मेथड और होता है बॉडी, और बॉडी में जो हम डेटा भेजते हैं, ठीक है, जो बॉडी में डेटा भेजा जाता है वो सिंपली जो यहाँ पे हमें जो फॉर्म से जो डेटा मिल रहा है इसमें डेटा मिल रहा था, ठीक है। तो जो ये डेटा मिल रहा है इसको हम नॉर्मली भेज देते हैं, ठीक है। अब जो डेटा है भेज तो हमने दिया, अब देखो सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये आती है कि जो हम डेटा भेजते हैं तो वो हमारा डेटा होता है ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में, और सर्वर पे जो डेटा जाता है वो जेएस1 फॉर्मेट में जाता है। तो जो डेटा हम भेज रहे हैं उसको पहले मुझे जेएस1 फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए, इसको कन्वर्ट करने के लिए हम जेएस1 डॉट स्ट्रिंगिफाई कर लेते हैं। अब जो ये है इसके अंदर हम अपने डेटा को भेज देते हैं। अब इससे क्या हो गया, हमारा डेटा चला गया, यानी हमारा डेटा पहुंच जाएगा। अब जैसे हम ये फंक्शंस कॉल करेंगे, जैसे यहाँ पे बटन पे क्लिक करेंगे फंक्शन कॉल होगा, ये डेटा पहुंच जाएगा। बट पहुंचेगा कैसे, ये जब पहुंचेगा तो एक प्रॉमिस देगा, उसको रिजॉल्व करने के लिए हमें आसिंक अवेट का यूज़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसको एक वेरिएबल्स में स्टोर कर लेते हैं। मान लो एक हम दिस वेरिएबल में, या फिर मान लो हमारे हाँ रिजल्ट के वेरिएबल में, रिस्पॉन्स के वेरिएबल में स्टोर कर लो। मान लो रिस्पॉन्स वेरिएबल्स में स्टोर कर लो। और जब भी हम इस तरह के टास्क करते हैं तो बैकएंड से डेटा हो सकता है कुछ लेट में आए या कुछ टाइम लगे, तो उसके लिए हम आसिंक अवेट का यूज़ करते हैं। डॉट देन का भी यूज़ कर सकते हैं, बट ज़्यादा प्रेफर किया जाता है कि आसिंक अवेट का यूज़ करना। आसिंक अवेट, ठीक है। यहाँ पे जब डेटा जब आए डेटा, इसका मतलब ये हो गया कि जब यहाँ इस एपीआई से जब डेटा आए, यानी जब यहाँ पे डेटा आए तभी यहाँ पे मतलब थोड़ा उसके लिए वेट करें, ठीक है। तो रिस्पॉन्स में जो डेटा मिलेगा इसको हम कंसोल करा के देख लें। बट एक काम और रह गया है, जो डेटा मुझे मिलेगा, मैंने यहाँ से ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में तो, लेकिन जो डेटा बाद में वहाँ जाके स्टोर होगा उसको बताना पड़ेगा कि जो डेटा गया है वो जेएस1 फॉर्मेट में गया है। तो उसको बताने के लिए जो रिस्पॉन्स, सॉरी, जो यहाँ पे रिस्पॉन्स में जो डेटा गया है उसको जेएस1 फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो, और जेएस1 फॉर्मेट में कन्वर्ट करके एक कॉन्स्ट रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लो, ठीक है। और इसको हम लॉग करा के देख लेते हैं कि डेटा मेरा एक्चुअल में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। तो डेट इज़ अ गुड प्रैक्टिस की डेटा, और देखो जब रिज़ल्ट में डेटा आए, इफ़ कंडीशन एक लगा दो कि अगर रिज़ल्ट में डेटा आ रहा है, ठीक है, अगर रिज़ल्ट में डेटा आ रहा है तभी इस रेस्ट वाले को यहाँ से रिमूव करो, फॉर्म को रीसेट करो। अगर डेटा नहीं आ रहा है तो फॉर्म को रीसेट ना करो, डेट्स इट। तो हम सिंपली देख लेते हैं
और यहाँ पे एरर देखो कितनी झम्मल। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं फॉर्म में डेटा आ रहा है भी है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे कुछ भी लिख लेते हैं और यहाँ सबमिट करते हैं। तो देखो प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है जो कि पेंडिंग पे है। तो हम देख लेते हैं किस लिए रिटर्न कर रहा है। देखो आसिंक अवेट, अब जब डेटा हमारा आया है तो यहाँ पे जाके रिस्पॉन्स करेगा और जब वो आके किसी वेरिएबल स्टोर करेगा तो कुछ ना कुछ वेट करेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे अवेट का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब जो डेटा हमारा आएगा वो सिंपली किसके फॉर्मेट में आएगा। अब जो मेरा डेटा आएगा वो एक ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में आएगा। तो जो देखो डेटा आ रहा है मेरा ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में आ रहा है। अब जो डेटा आ रहा है इसको हम किसी स्टेट में स्टोर करा लेते हैं। तो सिंपल सी हम एक यहाँ पे यूज स्टेट बना लेते हैं और इसको हम यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम कॉन्स्ट, ये याद रखना कि ऐप के अंदर बनाना है, कॉन्स्ट एक डेटा नाम का स्टेट बनाना है और सेट डेटा और इज इक्वल टू यूज स्टेट एज अ फंक्शंस और एक एम्प्टी एरे दे देना है। अब जैसे डेटा आए मेरा, ठीक है, रिजल्ट में जैसे डेटा है तो मुझे कंसोल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि मुझे दिखाना थोड़ी ना है। और मुझे यहाँ पे सिंपली रिजल्ट में जो डेटा आए उसको रिजल्ट डेटा में सेव कर दो, ठीक है। और उसको हमने सेट कर दिया और फॉर्म को रीसेट कर दो अगर रिजल्ट में आया डेटा तभी। अब जब हम क्लिक करें और कंसोल करके देखें कि सिंपली अब यहाँ पे हमारा डेटा पहुँच गया। यानी कि अब अगर हम देखेंगे तो हमारा जो डेटा में स्टोर हो गया है। अगर हम यहाँ पे इसको कॉपी करके देखें और फॉर्म फिल करें और लॉग करा के अगर हम देखें डेटा को, इस वाले डेटा को, तो अगर हम इसको हम देख रहे हैं लॉग करा करके तो यहाँ पे और यहाँ पे हम अगर हम लॉग करा के इसको देखें तो देखो डेटा में मेरा डेटा स्टोर हो गया और डेटा वाला आ रहा है मेरा डेटा। यानी कि सिंपली हम मुझे पता चल गया है कि अब डेटा में मेरा डेटा आ गया, बस मेरा आधे से ज़्यादा काम ख़त्म हो गया। अब मुझे क्या करना है, यानी यहाँ पे मैंने किया, देखो सिंपल सा एक लॉजिक समझो कि अगर मुझे कोई भी डेटा सर्वर पे लेके जाना है तो सिंपल सा मुझे एपीआई, यानी इसको हम कहते हैं एपीआई, इस एपीआई को तो पकड़ना ही पड़ेगा। इसको तो मुझे ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब बस मैंने किया कुछ नहीं, एक हमने फेच फंक्शन लगाया जिसका काम होता है कि बैकएंड को अपने फ्रंट एंड से इंटीग्रेट करना, ठीक है। तो हम ये हमारा दो फंक्शन लेता है, एक तो सिंपली ये और दूसरा एक ये, मतलब मेथड पूरा लेता है। इसके अंदर हमारे एक ऑब्जेक्ट देता है, एक यूआरएल लेता है। तो एक हमने एपीआई यूआरएल डाल दिया है, एक ऑब्जेक्ट डाल दिया, उसके अंदर हमारे मेथड्स हैं, हेडर्स हैं। मेथड में मुझे बताना पड़ता है कि पोस्ट है रहेगा कि गेट जाएगा या फिर डिलीट या फिर पुट या पैच, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है, जिस जिस चीज़ की हमें रिक्वायरमेंट होगी। हेडर्स में हम देखेंगे कि कैसा टाइप्स जा रहा है, कंटेंट टाइप हमारा कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो हम एप्लीकेशन डॉट जेएस1 इतना आप लोगों को देख लेना है। अब जो डेटा आ रहा है उसको हम जेएस1, जो बॉडी में डेटा जाएगा, ठीक है, वो कैसा होना चाहिए, जेएस1 फॉर्मेट, यानी जो डेटा जाएगा वो जेएस1 फॉर्मेट में नहीं हो जाना चाहिए, ठीक है। अब जब भी हम डेटा वहाँ पे चला तो गया, डेटा यहाँ बॉडी से चला गया। अब डेटा को हम उठा भी तो रहे हैं, ठीक है, रिस्पॉन्स में, तो रिज़ल्ट में उसको हम रिस्पॉन्स जेएस1 में कन्वर्ट करके रिज़ल्ट में होल्ड करा लेंगे। जब वो रिज़ल्ट में होल्ड हो जाएगा और जैसे हमारा होल्ड हो जाएगा सेट डेटा में हम रिज़ल्ट को लगा देंगे। कुछ हमने नहीं किया। और इफ़ हमने इसलिए लगाया कि अगर रिज़ल्ट में डेटा आ रहा है तभी फॉर्म को रीसेट कर दो, बस। अब सिंपली इतना काम करने के बाद अब हमारा डेटा जो है डेटा के अंदर स्टोर हो गया। अब सिंपली हम क्या करेंगे, अब हमने हमारा रिक्वायरमेंट कुछ ऐसा था कि रिक्वायरमेंट हमारा कुछ ऐसा था कि ये जो फॉर्म बना है जैसे हम सबमिट पे क्लिक करें तो इसके जस्ट नीचे एक टेबल बन के आ जाए और उसमें मेरा डेटा एज अ मैप होता चला जाए। तो उसके लिए हम जस्ट इसी के नीचे एक दूसरी रो बना देंगे, ड्यू रो, और उस
रो में हम MT5 कर देंगे या 4 कर दो, ज़्यादा बेटर रहेगा। और उसके अंदर एक हम डिव बना देंगे और सॉरी डिव ना बनाओ, आई थिंक क्लास बनाओ सीधे। इसके अंदर एक तुम टेबल बना दो, ठीक है। और उस टेबल के अंदर एक होता है हमारा टी हेड और एक होता है हमारा टी बॉडी, ठीक है। आई होप आप लोग ये तो बना ही लेते होंगे। एक होता है हमारा टी बॉडी, टी हेड में हमारा क्या होता है, अब सिंपली यहाँ पे हम कर लेते हैं। जो इसका क्लास होना चाहिए, इसका जो टेबल का जो हेड है टी बॉडी, इसका जो क्लास होना चाहिए टेबल होना चाहिए। और जो टी हेड है इसका क्लास होना चाहिए बिजी डेंजर कर लो, आई थिंक गुड। अब जो डेटा यहाँ पे दिखाएगा तो मुझे एक TR बनाना होगा। उस TR के अंदर एक टी रो बनानी होगी और एक टी हेडिंग बनानी होती है। उसके अंदर सबसे पहले मुझे सीरियल नंबर दिखाना होगा और इसी तरह से मेरा नेम हो जाएगा। और इसी तरह से मेरा नेम, ईमेल, मेल के बाद पासवर्ड। ये वो पासवर्ड दिखाना नहीं चाहिए बट हम लोग तो सीख ही रहे हैं ना। एक और TH बना लो जिसमें हम बटन रख देंगे डिलीट एंड एडिट का। क्योंकि डिलीट और एडिट की एक फंक्शनैलिटी हम अभी नहीं करने वाले हैं, बट अभी के लिए हम बटन बना दे रहे हैं। अगर आप लोगों को डिलीट और एडिट की भी फंक्शनैलिटी का चाहिए, क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, इसीलिए डिलीट और एडिट की मैं किसी अगले लेक्चर में बता दूंगा। अगर आप लोगों को जल्दी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। तो अभी के लिए एक 2 स्पेन बना लेंगे और यहाँ पे हम एक डेल लिख देंगे और यहाँ पे हम एक एडिट लिख देंगे और यहाँ पे हम सिंपली क्लास लगा लेते हैं सक्सेस, ठीक है। देखते हैं कुछ हमारा इस तरह का देखो आ गया। थोड़ा सा इसको MX2 कर दो तो कुछ सही आएगा। और इसको आई थिंक रो 75 MX ऑटो, कुछ इस तरह का देखो आ गया, ठीक है। तो ये जो TH तुमने बनाया है इसको अभी के लिए कट कर दो तुम और यहाँ पे TH बना लो, इसमें लिख दो तुम सन, ठीक है। कुछ इस तरह का मेरा बन के आ गया। मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें जब डेटा फिल करूँ तो इसमें दिखे, जब भी दूसरा डेटा फिल करूँ फिर इसमें दिखे, तीसरा डेटा फिल करूँ फिर इसमें दिखे। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा कि यहाँ पे एक TR बनाना होगा। पहले तो सबसे पहले मुझे एक स्ट्रक्चर बनाना होगा और TD और TD1, ठीक है। और यहाँ पे एक नेम हो जाएगा, मान लो कोई एक डमी सा नेम हो जाएगा। इसमें एक ईमेल मान लो कुछ हो जाएगा और इसमें एक पासवर्ड मान लो कुछ हो जाएगा। और पासवर्ड के बाद एक हमारा TH हो जाएगा, आई थिंक इसको हटा दूँ और ठीक है। आई होप आप लोगों को इतना पता चल गया होगा कि मैंने किया क्या है। बस मैंने कुछ नहीं, नॉर्मल सा एक टेबल बनाया है जो कि इस तरह की दिखेगी, ठीक है। अब मेरा रिक्वायरमेंट क्या है देखो, अभी के लिए यहाँ पे जाओ टेबल में जा कर के टेक्स्ट सेंटर कर दो तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा दिखेगा। यहाँ पे जा कर के टेक्स्ट सेंटर कर दो, ठीक है। तो कुछ इस तरह का मुझे दिखेगा, ठीक है। आई थिंक गुड। अब मैं ये डमी डेटा नहीं दिखाना चाहता हूँ। मेरा रिक्वायरमेंट कुछ ऐसा है कि मैं जब इस फॉर्म में फिल करूँ तो सबमिट बटन पर क्लिक करूँ तो यहाँ पे मुझे डेटा दिखना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमको पता है कि डेटा हमारा कहाँ पे सारा सेव है, इस डेटा वाले वेरिएबल्स में। तो हम करेंगे कुछ नहीं, बस जो ये वाला बना हुआ है, जब भी मुझे इस वाले को मैप कराना होता है, आई होप आप लोगों को मैप फंक्शन पता होगा कि क्या होता है। और जब भी हम अपने रिएक्ट प्रोजेक्ट में HTML
के अंदर जावा स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं तो उसके लिए हम कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। इसके अंदर हमें जब पता डाटा मेरा कहाँ है, डेटा मेरा उस डेटा वाले वेरिएबल में, इस वेरिएबल्स इस एरे पे हम मैप फंक्शंस लगाएंगे और मैप फंक्शंस मुझे पता है कि 2 पैरामीटर देता है, यानी कि मैप फंक्शंस, आई होप आप लोगों को मैप पता होगा कि एक ये जो पुराना वाला एरे होता है उसी को जनरेट करके न्यू एरे में कन्वर्ट करके मुझे देता है। और जो मैप फंक्शन होता है वो 2 पैरामीटर लेता है, एक होता है इंडेक्स, या एक पहला लिखते हैं आइटम, एंड दूसरा होता है इंडेक्स। ये 2 पैरामीटर लेता है। आइटम में मुझे पूरा डेटा आ जाता है, पूरा ऑब्जेक्ट आ जाता है। इंडेक्स में एक यूनिक उसका इंडेक्स 0 1 2 3 आ जाता है, ठीक है। तो सिंपली अगर अब हम मुझे अगर जावास्क्रिप्ट में अगर किसी भी जावा यानी रिएक्ट में अगर मुझे HTML का यूज़ करना है तो मुझे रिटर्न करना पड़ेगा, रिटर्न एज अ फंक्शंस, देन एक फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। उस फ्रेगमेंटेशन में यदि फ्रेगमेंटेशन ना ही लगाओ तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और जो यहाँ पे है, यहाँ पे एक हम सबको पता है कि पास करते हैं जो आई थिंक इंडेक्स पास कर दो क्योंकि वो यूनिक होता है, ठीक है। और सीरियल नंबर में हम यहाँ पे पास करेंगे इंडेक्स, यहाँ पे हम पास करेंगे इंडेक्स और कंट्रोल सी, इसी को हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। और जो ये आइटम है, आइटम के अंदर अब मुझे जो नेम मिला है वो मुझे चाहिए, ठीक है। और आइटम के अंदर नेम जो मुझे ईमेल मिल रहा है, ईमेल चाहिए। और आइटम के अंदर जो पासवर्ड मिल रहा है मुझे पासवर्ड चाहिए। बस कुछ नहीं करना, बस मेरा काम हो गया। यानी डेटा में हमारा सारा डेटा सेव था, उस डेटा के अंदर मैंने फाइव फंक्शन लगाया तो ये नया एरे जनरेट करके देगा। अब इसके अंदर मैंने आइटम्स और इंडेक्स लिए हैं। इंडेक्स मुझे उस एरे का इंडेक्स प्रोवाइड करेगा, रिटर्न करेगा, एंड जो आइटम्स होगा वो सारा पूरा ऑब्जेक्ट आइटम्स रिटर्न करेगा, ठीक है। तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो नेम है मुझे नेम चाहिए, उस आइटम जो पूरा ऑब्जेक्ट देगा उसके अंदर मुझे ईमेल का सेक्शन चाहिए एंड पासवर्ड वाला पासवर्ड चाहिए। अब देखो जैसे हम करेंगे और रिफ्रेश करेंगे और जैसे हम फॉर्म को फिल करेंगे, ठीक है। मान लो हम कुछ भी दे सकते हैं @gmail.com एंड पासवर्ड कुछ भी देंगे और जैसे हम सबमिट पे क्लिक करेंगे देखो एरर आ गया। यहाँ पे हम सबसे पहले जो डेटा हमारा आ रहा है, डेटा में आ रहा है, ठीक है। ये एक जो डाटा आ रहा है ये एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। तो इसको मुझे पहले सेट डेटा जब हम करेंगे तो उसको हम एक एरे के अंदर रख देंगे जिससे कि वो जो डेटा होगा वो एरे के फॉर्मेट में हो जाएगा। जब भी डॉट मैप फंक्शंस लगाते हैं तो हमेशा हम एरे पर ही लगाते हैं। तो जब भी हम डेटा को प्रिंट करेंगे तो ये डेटा हमारा आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पे कोई एंट्री करेंगे और यहाँ पे आई थिंक कोई एंट्री कर देंगे और जैसे सबमिट करेंगे फॉर्म रीसेट हो गया, डेटा हमारा आ गया। दूसरी हम एंट्री करेंगे और gmail.com एंड पासवर्ड डालेंगे तब भी मेरा दूसरा डेटा आ गया। अब देखो डेटा तो आ रहा है लेकिन यूआई तुरंत अपडेट हो जा रही है। तो इस चीज़ का सल्यूशन बस एक ही है कि हम एक और एपीआई बनाएं, यानी कि एक इसी तरह का एक और फंक्शंस बनाएं और जब भी हम बटन पे क्लिक करें तो वहाँ से डेटा गेट हो कर के आए, यानी जो सर्वर से डेटा मिल रहा है मुझे वो डेटा गेट हो कर के आए, वो जाके एक नए डेटा में स्टोर हो जाए। अब ये वाला जो है सेट डेटा में जो हम सेट कर रहे हैं ये ना हो स्टोर हो, ठीक है। तो उसके लिए मुझे एक नई एपीआई बनानी पड़ेगी। इससे क्या होता है कि जैसे हम पेज को रिफ्रेश करेंगे, देखो जैसे हम पेज को रिफ्रेश करेंगे डेटा चला जाएगा, बट एक्चुअल में ये डेटा हमारा
अगर हम इस डेटा को देखें तो एक्चुअल में देखो ये डेटा हमारा सेव हो रहा है, जो टास्क वाला है हमारा, इसमें देखो ये मल्टीपल डेटा मेरा सेव हो रहा है जो मैंने अभी डाला था। ठीक है, मान लो जैसे मैंने अभी हम एक एंट्री करते हैं, जैसे मान लो एक ये शोभित वर्मा नाम की एंट्री करते हैं और शोभित @gmail.com एंड यहाँ पे हम 123 जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे डेटा यहाँ पर भी आ गया और देखो एक हमारी शोभित नाम की एक एंट्री हो गई है, शोभित वर्मा और 13WRW, यानी कि डेटाबेस में मेरा सेव हो गया है, यानी कि सब कुछ चल रहा है। बट हम जैसे ही UI रिफ्रेश करेंगे तो ये फिर से रिफ्रेश हो जा रहा है, बट डेटाबेस में मेरा है। तो मुझे करना क्या होगा कि जो ये डेटाबेस में ऑलरेडी सेव हो रहा है डेटा, इसको मुझे गेट API के थ्रू गेट करना होगा, फिर उसको एक वेरिएबल में स्टोर करना होगा। चलो वो भी मैं करके दिखा देता हूँ, थोड़ी देर लगेगी, बस थोड़ी देर। तो यहाँ पे एक फॉर्म सबमिट करेंगे तो डेटा हमारा आएगा, डेटा हमारा सेव हो जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है, डेटा सेव हो जाए, गुड, अच्छी बात है। फॉर्म को भी रीसेट कर दो, डेटा सेव हो जाए, लेकिन मुझे डेटा को सेट नहीं करना है, डेटा को सेट नहीं करना है। अब डेटा को भाई सेट नहीं करना है तो क्या करना है, तो एक काम कर सकते हो कि इस वाले जो वेरिएबल से जो भी डेटा वाला बनाए हो, सबसे पहले हम एक फंक्शंस क्रिएट करते हैं, एक और हम फंक्शंस क्रिएट करते हैं कि वहाँ से सारा डेटा मुझे मिल जाए। तो उसके लिए एक गेट डेटा नाम का एक हम फंक्शंस क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, हमने पोस्ट की API तो पढ़ ही ली है, अब हम इस गेट वाली API को भी पढ़ लेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे फॉर्म डेटा सिंक ये वाला पढ़ ही लिया है कि कैसे हम डेटा को अपने फॉर्म से डेटाबेस में सेव करते हैं। अब डेटाबेस में तो सेव हो गया डेटा, उसको गेट करके हम अपने UI में कैसे दिखाते हैं हम उसको आज देखेंगे। तो अब हम देखेंगे उसको किस प्रकार से करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे गेट डेटा बनाते हैं और फिर हम फेच का यूज़ करते हैं, फेच। ठीक है, अब देखो इसमें हमें क्या, गेट का जब हम यूज़ किए थे तो हम मेथड पोस्ट करेंगे, ठीक है, हेडर्स करेंगे, फिर बॉडी से डेटा भेजेंगे। बट जब भी हम गेट का यूज़ करते हैं तो हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो बिहेवियर होता है फेच का वो गेट ही होता है। बस उसमें करना कुछ नहीं मुझे होता है, यहाँ से इसको कॉपी करना होता है, यानी कि केवल जो URL है इसी को केवल मुझे पास करना होता है बस। ठीक है, इसको पास करके यहाँ पे कॉन्स्ट एक मान लो रिस नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, चूँकि थोड़ा वेट लगेगा तो यहाँ पे हम आसिंक नाम का एक फंक्शन, आसिंक नाम का एक वेरिएबल बना लेंगे अवेट, और अवेट नाम का एक हम वेरिएबल बना लेंगे। और जैसे हम यहाँ अवेट नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है, तो अवेट नाम का हम वेरिएबल यानी अब जो जो ये इससे जो डेटा हमारा आ रहा है इसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो RES यानी रिस्पॉन्स को हम किस में, JSON में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, अभी हमने जस्ट अभी देखा है। ठीक है, और इसको हम एक रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। ठीक है, और चूँकि ये भी थोड़ा वेट लगेगा तो अवेट इसमें भी हम लगा देंगे। इतना हमने कर लिया। इतना करने के बाद ठीक है, जो रिज़ल्ट में डेटा आएगा उस डेटा को हम सेट करेंगे यूज इफेक्ट। अब यहाँ से मुझे सारा डेटा मिल गया। अब ये जो डेटा आया है हमारा जो JSON में कन्वर्ट हो गया है, अब कौन से इस डेटा को हम सेट कर देंगे, सॉरी यहाँ पे हम डेटा को सेट डेटा में कर देंगे एज अ फंक्शन। और जो ये डेटा हमारा रिजल्ट वाला आया है और इसको हम सेट कर देंगे। और सिंपली इस डेटा को मुझे कॉल करना है। तो कॉल करने के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो डेटा हुआ है आया है वो मिल रहा है कि एक्चुअली मुझे नहीं मिल रहा है। तो सिंपली हम अल्ट शिफ्ट आई करेंगे और कंसोल पे जाएंगे तो हम देखेंगे मुझे डेटा मेरे 0 मिल रहा है। तो ये क्यों, ऐसा क्यों, मुझे डेटा तो पूरा मिलना चाहिए ना। अच्छा हाँ, सॉरी मैंने गेट डेटा को कॉल ही नहीं किया कहीं पे। तो ये जैसे इसको हम मुझे कॉल करना है कहाँ, यूज़ इफेक्ट में, यानी जैसे पेज हमारा रिलोड हो तुरंत मेरा सारा डेटा आ जाए। तो उसके लिए हम एक यूज़ इफेक्ट लगाएंगे। यूज इफेक्ट एज अ फंक्शन, ये भी मेरा 2 पैरामीटर लेता है, एक तो एरो फंक्शन लेता है और एक हमारा लेता है एरे ऑफ डिपेंडेंसी ऑफ एरे। ठीक है, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इस गेट डेटा को कॉल कर देंगे बस।
अब देखेंगे कि कंसोल में मुझे डेटा मिल रहा कि नहीं मिल रहा है। देखो एरर कितनी इतनी दे रहा है। देखो मेरा सारा डेटा मिल रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे देखो मुझे यूआई पे भी दिख रहा है। तो कंसोल को हम कमेंट आउट कर देते हैं और यहाँ पे देखो हमारा सारा डेटा मिल रहा है। अब अगर हम यहाँ पे कोई नया डेटा सिंपली, अगर अब हम सर्वर पे जा कर के सारा डेटा डिलीट कर देते हैं, मान लो हमने थोड़ा सा डेटा डिलीट कर देंगे, ठीक, कुछ इतना। तो अब अगर हम अपने यूआई में देखेंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो थोड़ा डाटा डिलीट हो चुका होगा, ठीक है। अब हमारे पास 5 एंट्री हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक और कर लेते हैं, मान लो मोहन वर्मा के नाम की एंट्री कर लेते हैं, और यहाँ पे mohan@gmail.com एंड पासवर्ड 123456 कर लेते हैं, 7 कर लेते हैं। और जैसे हम इंटर करेंगे फॉर्म रीसेट हुआ, और यहाँ पे मोहन राव का डाटा आना चाहिए ना मेरे पास। तो देखो मोहन वर्मा नाम का डेटा आ गया, और यहाँ पे मुझे दिख रहा है, ठीक है। अब जब हम पेज को रिफ्रेश करते हैं तब मेरा डेटा भी नहीं जाता है, ठीक है, यानी कि ये ऑलरेडी सर्वर में सेव हो गया। अब अगर मैनुअली मुझे डेटा को डिलीट करना होगा तो या तो फिर हम डिलीट की फंक्शनलिटी लगाएं, या तो फिर हम नॉर्मली वहाँ पर जा करके सर्वर पे अपने डेटा को डिलीट करें। तो ये हमारा था पूरा कैड ऑपरेशन। तो इस तरह हम अपने कैड ऑपरेशन का यूज़ करके किस प्रकार से हम अपने डेटा को अप क्रिएट करते हैं एंड गेट करके अपने यूआई में रेंडर कराते हैं, इतना हमने देखा। अगर आप लोगों को डिलीट एंड अपडेट की फ्री फंक्शनलिटी चाहिए तो मैं अगले लेक्चर में ये भी बता दूंगा, बस आप कमेंट करिएगा, क्योंकि इसमें जो वीडियो होगा काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसीलिए इस वीडियो में अब नहीं रहने देते हैं। अगर आपको अपडेट एंड डिलीट की फंक्शनलिटी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा, और मैं उस पर भी एक लेक्चर बना दूंगा। सो थैंक यू सो मच गाइड वॉचिंग फॉर माई वीडियो, एंड थैंक यू सो मच।